संक्रमण तत्वों के गुण पढ़ रहे थे। संक्रमण तत्वों के लक्षण में से अगला नंबर लिखा है अंतराकाशीय यौगिकों का बनना। अब सबसे पहले इस बात को पता कर लेते हैं अंतराकाशीय यौगिक होता क्या है। देखो मैं यहां पर बना के दिखा देता हूं। मेरे पास एक धातु का टुकड़ा है और उस धातु के टुकड़े में बहुत सारे धातु के परमाणु हैं। कोई भी धातु का टुकड़ा आप मान सकते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, कुछ भी मान सकते हैं आप। मान लिया मैंने कि ये निकिल का टुकड़ा है, तो निकिल के टुकड़े में क्या होगा, धातु के टुकड़े में ये सारे के सारे निकिल के परमाणु हैं और निकिल के परमाणुओं के बीच कुछ देखो रिक्त जगह बची है। ये जगह अगर देखी जाए, होता क्या है, जब हम संक्रमण धातुओं के विक्रिया हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन या नाइट्रोजन अर्थात छोटे आकार के परमाणुओं से संक्रमण धातुओं के विक्रिया करवाते हैं, तो ये छोटे आकार के परमाणु जो होते हैं वो संक्रमण धातुओं के परमाणुओं के बीच बने रिक्त स्थान में ये परमाणु अपना स्थान क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। मैंने हाइड्रोजन को दिखाया है, तो इन परमाणुओं के बीच एक और रिक्त स्थान तो है, यहां भी हाइड्रोजन अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। ये सारे परमाणु किसके हैं, निकिल के। आप कोई दूसरी भी धातु मान सकते हो, और उन निकिल के परमाणुओं के बीच जो आपको रिक्त स्थान मिल रहा है, इन स्थानों पर हाइड्रोजन अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। अगर आपने बोरान के विक्रिया करवाई तो बोरान इन जगहों पर इतना स्थान ग्रहण कर लेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि संक्रमण धातुओं के साथ अंतराकाशीय यौगिक केवल वे परमाणु बनाते हैं जिनका आकार अपेक्षाकृत कैसा होता है, छोटा। क्योंकि अंतराकाशीय संक्रमण धातु के परमाणुओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है इसको कहते हैं अंतराकाशीय रिक्त स्थान। इस आकार का या इस कण पे इस जगह का एरिया बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हमेशा इस जगह पर आने वाला पार्टिकल का साइज भी कैसा होगा, छोटा। अगर आप किसी बड़े आकार के परमाणु की अभिक्रिया करवा दोगे तो आप इस बात को अच्छी ढंग से याद रखो कि बड़े आकार का परमाणु निकिल के परमाणुओं के बीच उपस्थित छोटे रिक्त स्थान में नहीं आ सकता है, तो इस बात को ध्यान देना है। तो मैंने वही लिखा है संक्रमण धातुओं के अंतराकाश, अंतराकाश का मतलब उन रिक्त स्थानों पर हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन आदि तत्व पहुंच जाते हैं और पहुंचकर अंतराकाशीय यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा यह भी ध्यान रखने वाली बात, अगर पूछे भी कि संक्रमण धातु कौन से तत्वों के साथ अंतराकाशीय यौगिक बनाता है, तो आप बताओगे ऐसे तत्वों के परमाणुओं के साथ अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण करता है जिनका आकार अपेक्षाकृत बहुत ही छोटा होता है। तो कौन कौन से परमाणु आते हैं, हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन, ऐसे तत्वों के साथ बनाता है। बड़े आकार के परमाणुओं के साथ बनाएगा ही नहीं। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, कहता है अंतराकाशीय कैसे हैं। तो अंतराकाशीय यौगिक देखो कैसे बन सकते होगे, Fe3n, इसका मतलब लोहे के पार्टिकल के चारों ओर जो रिक्त स्थान है उसमें किसका परमाणु आ जाएगा, नाइट्रोजन का। तो इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा। अगर लोहे के पार्टिकल के चारों ओर कार्बन का पार्टिकल आ गया, कार्बन ने स्थान को ग्रहण कर लिया, तो Fe इस टाइप का अंतराकाशीय यौगिक बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि अंतराकाशीय यौगिक और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको अभी इतने यौगिकों से मतलब है, आप इससे ज्यादा यौगिकों से मतलब भी ना रखें। कहता जो अंतराकाशीय यौगिक बनकर तैयार होते हैं, इन अंतराकाशीय यौगिकों के लक्षण क्या क्या है। तो पहली बात याद रखना है कि अंतराकाशीय यौगिक जितने भी हैं इनके गलनांक शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होते हैं। मैं क्या सोचता हूं, कहता है कि लोहे का गलनांक ज्यादा होगा कि इनका गलनांक ज्यादा होगा। तो आप बताओगे लौह धातु का गलनांक फिर भी कम होगा, लेकिन लौह धातु के अगर अंतराकाशीय यौगिक आपने बना रखे हैं तो उनका गलनांक होता है बहुत ही ज्यादा। एक तो गलनांक इनका हाई होता है, दूसरा ये अत्यंत कैसे होते हैं, कठोर। अच्छा, अत्यंत कठोर ऐसे भी समझ सकते हो आप, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग का अतिरिक्त यूज करोगे आप आसानी से समझ सकते हो कठोर है। अच्छा बेटा ये बताओ, अभी इस समय अगर कोई, मैंने मान लिया ये लोहे का परमाणु है, 4 परमाणु, ये कठोर इसलिए नहीं है क्योंकि इनके बीच में अभी गैप है काफी अधिक। अब सोचने वाली बात है, अगर गैप को मैं कम कर देता हूं
किस परमाणु को रख के कम कर दें? कार्बन को। तो कार्बन इस गैप पर अगर भर दिया जाए, कार्बन इस गैप पर आ जाए अगर, तो अब परमाणुओं के बीच का खाली स्थान कैसा हो गया? कम। और जब खाली स्थान बहुत ही कम हो जाएगा तो कठोरता पदार्थ की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जिस पदार्थ में अवयवी कण दूर दूर होते हैं उसकी कठोरता अपेक्षाकृत कैसी होती है? कम। और जिसमें पदार्थ के कण बहुत ही नजदीक नजदीक होने लगे कार्बन के आने से, तो और भी नजदीक हो गए, इसका मतलब इसकी कठोरता और भी कैसी है? अधिक। कहता है रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, अर्थात अगर एक बार आपने इसके अंतराकाशीय यौगिक बना लिए संक्रमण तत्वों के, अब ये विक्रियाएं करने वाले नहीं। और रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, इसके बहुत फायदे हैं। आप इनको किसी भी केमिकल पर यूज कर लो, या इनके द्वारा बनाए गए पात्रों को, बर्तनों को किसी भी केमिकल में रख दिया जाए, या मैं ये कहता हूं कि अंतराकाशीय यौगिकों द्वारा बनाए गए बड़े बड़े टैंक में अगर आप केमिकल भी भर देते हो, तो ये पदार्थ अंतराकाशीय यौगिक जो होते हैं उस केमिकल से अभिक्रिया नहीं करते हैं और खराब भी नहीं होते हैं। कहता है धात्विक चालकता के गुण को रखते हैं। अब यार इसका मतलब क्या हो गया? विद्युत चालकता मैंने पढ़ा था, ऊष्मीय चालकता पढ़ा था, धात्विक चालकता का। तो धात्विक चालकता जब भी कभी आ जाए इसका मतलब होता है विद्युत चालकता और ऊष्मीय चालकता दोनों। अगर कभी आपसे कहे कि कोई पदार्थ विद्युत चालकता का गुण रखता है, इसका मतलब उसमें करंट का फ्लो होता है। अगर कोई कहे ऊष्मीय चालकता का गुण रखता है, इसका मतलब वो ऊष्मा को ग्रहण करता है और त्यागता भी है। लेकिन अगर कोई कहे धात्विक चालकता का गुण रखता है, तो धात्विक चालकता में से दोनों माने जाते हैं, ऊष्मीय चालकता भी और विद्युत चालकता भी। तो जब भी कभी कोई पदार्थ कहेगा या कोई व्यक्ति को कहेगा किसी पदार्थ को कि भाई ये तो धात्विक चालक है, तो धात्विक चालक का मतलब समझ पा रहे हो? ऊष्मा का भी चालन कर सकता है और विद्युत का भी चालन कर सकता है। तो अंतराकाशीय यौगिक विद्युत और ऊष्मा दोनों का चालन करते हैं। आखिरी हेडिंग अगर देखें संक्रमण तत्वों के लक्षण में से लिखा है मिश्र धातुओं का बनना। मिश्र धातु जानते हो क्या कहते हैं? बेटा जब आपके पास दो या दो से अधिक धातुएं होती हैं, और कौन सी धातुएं होनी चाहिए? संक्रमण धातुएं। तो जब आपके पास दो या दो से अधिक संक्रमण धातुएं होती हैं और आप उन संक्रमण धातुओं को पिघलाकर आपस में मिला देते हो, तो पिघलाकर आपस में मिलाने से जिस नए मिश्रण का निर्माण हुआ है उस नए मिश्रण को कहते हैं मिश्र धातु। तो मैंने वही बताया है, संक्रमण धातुओं को जब पिघलाकर आपस में मिलाया जाता है तो मिश्र धातु बनती है। ध्यान रखने वाली बात है, मिश्र धातु को ही मिश्रातु कहते हैं। एक और चीज याद रखो, इसे बेटा एलॉय भी कहते हैं, मिश्र धातु को ही एलॉय कहते हैं। और आज के समय में मैं आपको बताऊं, धातुओं से ज्यादा यूज मिश्र धातुओं का किया जाता है, क्योंकि धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रॉपर्टी में से मिश्र धातु की प्रॉपर्टी में बहुत फायदे मिलेंगे आपको। अभी कहता है क्या क्या फायदे मिलेंगे उनको भी पढ़ते हैं। एक तो मिश्र धातुएं जो होती हैं कठोर होती हैं। नॉर्मली आप में कठोर कैसी होती है मैं बताऊं, अगर लोहे को आप ले लें या तांबे को ले लें, तांबे की अगर रॉड आपको दे दी जाए आप उसे टेढ़ा करके मोड़ सकते हो, लेकिन उसी तांबे से बने मिश्र धातु को अगर दे दिया जाए तो आप उसे मोड़ नहीं सकते हो। तो जब भी कभी किसी धातु का मिश्र धातु बनाया जाता है वह धातु अत्यंत कठोर हो जाती है या उसकी कठोरता में क्या जाती है? वृद्धि आ जाती है। अब आपको मैं देखो बताऊं, आपकी मोटरसाइकिल पर पहले आपने देखा होगा पहिया जो है वो तीलियों वाला चलता रहा है। नहीं, पुराने मोटरसाइकिल देखे थे, पुराना जो पहिया था उसमें तीलियां चलती थी, और मेरे ख्याल से तीलियां बहुत सारी लगती थी। देखने में ऐसा मैंने गिना तो नहीं है, लेकिन अंदाजा ऐसा लगता है कि 70-80 तीलियां लगती हों। नहीं भी लगती, 40-50 लगती हैं। चलो 40 मान लेते हैं। जानते हो अब एलॉय व्हील आता है। एलॉय का मतलब जानते हो क्या होता है? मिश्र धातु से बना हुआ पहिया। कितनी तीलियां होती हैं? 4। बहुत डिजाइन अच्छा हुआ 5, नहीं तो 3। इसी के बीच मिश्र धातु के पहिए में तीलियां झूलती रहती हैं। क्या लगता है तुमको? मैं बताऊं एक बात, तब 40-45 तीलियां लगती थी, और जब कभी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होता था पहिया मुड़ जाता था। मतलब 40 तीलियों के लगने होने के बावजूद भी वो जो मिश्र धातु का पहिया, जो नॉर्मल धातु का पहिया होता था वो मुड़ जाता था।
बेंट हो जाता था। आज 3 से 4 तीलियां लगी होने की वजह के बावजूद आप देखते हो पहिया पहले से काफी अधिक मजबूत आता है। इसमें एक क्वालिटी और देखते होगे, पहले का पहिया जो होता था वो जंग भी खा जाता था, अब का पहिया जो एलॉय व्हील आता है जंग भी नहीं खाता। तो मिश्र धातु में तो बहुत सारी अच्छाइयां हैं। एक तो मिश्र धातु की सबसे अच्छाई क्या होता है, कठोर होता है। दूसरा, इनका गलनांक उच्च होता है, ये याद रखोगे, जल्दी से मेल्ट नहीं होंगे। अगर एक बार मिश्र धातु बन गए फिर इनको पिघलाने के लिए तो आपको टेम्परेचर और भी ज्यादा देना पड़ेगा। कहता है संक्षारण का विरोध करता है, बिल्कुल है। मिश्र धातुओं का जल्दी से तो संक्षारण ही नहीं होता, अर्थात लोहे पर जंग लग रही है, लेकिन अगर लोहे की मिश्र धातु बना दी जाए तो जंग लगने का काम ही खत्म। क्योंकि सर जी ऐसा कैसे पता चला? बेटा लोहे का ही अगर मिश्र धातु एक देखा जाए तो एक होता है स्टेनलेस स्टील, या स्टील भी अगर देखा जाए लोहे का मिश्र धातु होता है। अब लोहे के इस मिश्र धातु में अगर हम ध्यान से बातों को देखें तो इस पर कभी जंग नहीं लगता है। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं ऑपरेशन के लिए, जो औजार बनाए जाते हैं, ये स्टेनलेस स्टील के ही बनाए जाते हैं, अर्थात ये भी लोहे की मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। आप खुद सोचिए, लोहे के अगर ये बनाए गए होते तो बहुत जल्दी जंग खा जाता है इनको, लेकिन मिश्र धातु का बनाया गया और लोहे की ही मिश्र धातु का बनाया गया, लेकिन मिश्र धातु के कारण इस पर जल्दी से संक्षारण नहीं होता। अर्थात ये संक्षारण का क्या करता है, विरोध करता है। अपनी मोटरसाइकिल पे लगा पहिया भी संक्षारण का विरोध करता है। इसको 6 महीने के लिए पानी में डुबा के रख दो, मोटरसाइकिल कोई खराब पहिया हो, नई वाली का, एलॉय व्हील का, पानी में डाल दो, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन पुराना तीलियों वाला पहिया लेके आग डाल दो 6 महीने के लिए तो खराब हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगा। तो मिश्र धातु जंग लगने का भी विरोध करता है। अगले नंबर पे आता, कहता है अधिक मजबूत होता है। ये तो बताने वाली बात ही नहीं थी, वो तो हम पहले से समझ गए थे। कहता है क्रोमियम, वेनेडियम, मैग्नीज, वुल्फ्रेम, जिसको टंगस्टन भी कहते हैं। कुछ लोग वुल्फ्रेम के नाम से जानते हैं, कुछ लोग टंगस्टन। नॉर्मली लोग टंगस्टन के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर टंगस्टन से मैच करोगे तो इसका सिंबल मैच नहीं होगा। सिंगल सिंबल इसलिए मैच नहीं होगा क्योंकि इसका लैटिन की लैंग्वेज पे, मिस्र देश की भाषा पर इसका नाम है वुल्फ्रेम, और वुल्फ्रेम के कारण इसे W से लिखा गया है। यह है मोलिब्डेनम। कहता है इन सबको मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अब आप ये चाहे समझे कि हमसे गलती हो गई है, चूक हो गई है, ये भी मुझे लिख लेना चाहिए कि इसमें मुख्य रूप से जो पदार्थ होता है वो होता है लोहा। ये पदार्थ तो बहुत कम मात्रा में यूज किए जाते हैं। इसमें से जो सबसे ज्यादा मात्रा में पदार्थ होता है वो होता है लोहा और कार्बन। तो मैं एक काम कर देता हूं, यहां लिख भी देते हैं इस बात को, क्योंकि यहां छूट गया है तो यहां लिख देते हैं। अर्थात स्टेनलेस स्टील में इसमें मुख्य रूप से लोहा व कार्बन भी होता है। लोहा तो होता ही है, होता है, और इसमें कुछ मात्रा में क्या होता है, कार्बन भी होता है। और बाकी इनके परसेंटेज वैल्यू को देखोगे तो ये तो बहुत कम होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन ये ना के बराबर ही मिले हुए पदार्थ जो हैं वो स्टेनलेस स्टील को बनाते हैं, जिस पर जल्दी से जंग का दाग नहीं लगता। हाँ, अगर कुछ बच्चे ने कभी पढ़ रखा होगा तो इस बात को जरूर देखोगा, घरों में जो ब्लेड आते हैं दाढ़ी बनाने वाले, इस पर भी स्टेनलेस स्टील लिखा रहता है। लेकिन जानते हो पानी के कांटेक्ट में आके इनके जंग लगने लगता है। बेटा ये साधारण सी बात है, 1 रुपए के 4 ब्लेड मांगते हो, दुकान भी जाएगा कहेगा कि हमने देख रखा है ऐसा, कभी कभी जाते हैं लोग, कहते हैं ब्लेड है, कहते हाँ, कहते कितने रुपए वाला है, तो उसने कहा कि देखो 5 रुपए का भी एक है, 1 रुपए का भी एक है। तो कहते कोई 1 रुपए के 5 नहीं है, कहते हैं वो पुराने वाले पड़े हुए हैं। कहता है ठीक है, उसी को धुल के निकाल लेंगे, काम यूज कर लेंगे। बेटा सस्ते ब्लेड जो है वो स्टेनलेस स्टील के नहीं बनाए जाएंगे। रीजन है मिश्र धातु को बनाने के लिए बेटा हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि मिश्र धातुओं को बनाने के लिए आपको धातुओं को क्या करना पड़ता है, पिघलाने के खर्च, धातुओं को मिलाने का खर्च, उचित मात्रा में मिलाना, लेबर का लगना, और बाद में तुमको ब्लेड कितना चाहिए, 1 रुपए का 5। तो यार वो 1 रुपए वाले ब्लेड में आपको स्टेनलेस स्टील प्योर नहीं मिलने वाला है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अच्छे ब्लेड पर जाओगे तो ही स्टेनलेस स्टील आपको क्वालिटी पर मिलेगा।
बाकी नहीं मिलने वाला है। तो समझ रहे हो, 1 रुपए के ब्लेड पर स्टेनलेस स्टील लिखा रहता है लेकिन वो है नहीं, उस पर जंग भी लग जाता है। बाकी आप स्टेनलेस स्टील लाओ, उसका नाम ही है स्टेनलेस। स्टेन का मतलब होता है दाग धब्बे, लेस का मतलब ना पड़ने वाला स्टील, एक ऐसा स्टील जिस पे जंग के दाग ना पड़ते हो। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, कहता है एक मिश्र धातु और है, कॉपर और जिंक को मिलाने पर जो मिश्र धातु बनती है उसको क्या कहते हैं? पीतल। पीतल कोई धातु नहीं बल्कि 2 धातुओं का मिश्रण है जिसमें जिंक और कॉपर को आपस में मिलाते हैं। एक और बात ये रखोगे, कॉपर और टिन, जिसको स्टेनम भी कहते हैं, इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है? कांसा। कांसा जानते हो, सिक्का बनता था, कांसे का सिक्का बनाया जाया करता था। तो इस बात को अच्छे ढंग से याद रखोगे। हाँ, इन सारी बातों को पढ़ने के बाद मुझे एक बात और याद आ रही, और जो बात याद आ रही भैया उसको यहां लिख लेंगे। देखो इस बात को, किस बात को लिखते हैं? लिखते हैं जब किसी धातु को मरकरी में मिलाया जाता है, मरकरी में मिलाया जाता है, तो मरकरी के साथ बनने वाली मिश्र धातु को, बनने वाली मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। ये भी बेटा बहुत अच्छे ढंग से याद रखना, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाने वाला है। कहता है अमलगम क्या है? अमलगम एक प्रकार की मिश्र धातु ही है। अगर किसी भी मिश्र धातु को बनाते समय उसमें से एक धातु आपने मरकरी यूज कर ली है, जिसको पारा भी कहते हैं, हाइड्रोजियम भी उसी को कहते हैं। अगर आपने किसी भी धातु के मिश्र धातु को बनाते समय उनमें से एक धातु मरकरी यूज कर ली है, तो जो भी अब मिश्र धातु बनेगी हम उसी मिश्र धातु को क्या कहेंगे? अमलगम। जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल भी लिखे देता हूं, देखो यहीं पे। अगर आपने जिंक और मरकरी को मिलाकर मिश्र धातु बना दी, इसको जानते हो क्या कहते हैं? या तो आप बेटा इसे बोल सकते हो जिंक अमलगम, और या आप इसको बोल सकते हो जिंक मरकरी, जिंक मरकरी अमलगम। वैसे भी इस बात को ध्यान रखना, अगर जिंक अमलगम कह देता है तो पक्का ये समझ जाना है जिंक के साथ किसको मिलाया गया है? मरकरी को। अगर पूरा नाम भी लिखा है तो जानते हैं जिंक प्लस मरकरी। अगर जिंक अमलगम भी लिख दिया इसका मतलब जिंक के साथ किसको मिलाया गया है? मरकरी को। एक और मैं बात बता दूं, इसमें एक एग्जांपल और कर लेते हैं। सोडियम के साथ अगर मरकरी को मिला दिया जाए तो जानते हो क्या बनेगा? जो मिश्र धातु बनेगी उसको कहेंगे सोडियम अमलगम। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। पक्का मैं समझ गया, सोडियम से मैं जान गया सोडियम, और अमलगम का मतलब है मरकरी को साथ में मिलाया गया है। एक काम करोगे, इसको नोट करोगे। अभी नेक्स्ट नंबर पे पढ़ाई करते हैं। अभी अगले नंबर पर आ जाते हैं। अब देखो गुण तो सारे के सारे पढ़ गए, अब डी ब्लॉक और में से थोड़ी सी चीजें और बाकी, जैसे एक ये केमिकल रह जाता है, इसको पढ़ना। लिखा हुआ है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर कोई आपसे इसका फॉर्मूला मांगता है, कहता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है, तो बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2 और O7। मेरे ख्याल से इसका फॉर्मूला तो पहले भी पढ़ रखा है तुम लोगों ने ना। चलो सबसे पहला काम है, इसको बनाते हैं, और इसको बनाने के लिए भैया हमें एक फॉर्मूला चाहिए, 4FeCr2O4 प्लस 8K2CO3 प्लस 7O2 को गर्म किया गया,
तो बेटा सबसे पहले K2 अभिक्रिया करेगा इससे। तो अगर अभिक्रिया देखो ये वाला भाग इससे अभिक्रिया कर लेगा, तो देखते हैं बचता क्या है। एक तो देखो क्रोमियम 4 दूना 8, क्रोमियम हो गया 8, ऑक्सीजन 4 चौके 16, या फिर मैं ऐसा समझता हूं 4 का गुना इस पे 8 का गुना इस पे, ऐसा इसको लिख सकते हैं। 8 K2CrO4, 8 K2CrO4 प्लस Fe को अगर चेक करेंगे तो बेटा बनेगा 2 Fe2O3 और प्लस अब अगर CO2 को चेक करेंगे तो 8 का गुना C पर था 8 CO2। अब बैलेंस है। अच्छा अब इसमें इससे करेंगे क्या, जो ये पदार्थ हमको मिला है बेटा ये पदार्थ होगा नारंगी रंग का। अब हम क्या करेंगे, ये नारंगी रंग का पदार्थ जो है वो विलयन के रूप में मिलेगा। तो हम सबसे पहले इसका काम क्या करेंगे, हम इस पदार्थ को छानकर सबसे पहले अलग करेंगे। अगर हम इस पदार्थ को छानकर सबसे पहले अलग कर लेते हैं 8 K2CrO4, मैं तो कहता हूं 8 को लिखने का कोई जरूरत नहीं है, और K2CrO4 को अगर आप अभिक्रिया करवा देते हो H2SO4 से, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बेटा, इसमें से गुना 2 का करो। कहोगे सर ये 8 मोल बना था आपने लिखा 2 मोल, तो बेटा अभिक्रिया के लिए हमें 2 मोल की ही जरूरत है, इसलिए 2 मोल लिख लिया। 1 मोल की जरूरत होती तो 1 मोल लिखते। तरीका थोड़ा सा ध्यान रखना, 4K में से 2K SO4 से अभिक्रिया करेंगे। अगर 4K में से 2K SO4 से अभिक्रिया करेंगे तो पदार्थ बनकर तैयार होगा K2SO4, और मैं देखता हूं मेरे पास अब क्या बनकर तैयार होता है। एक तो एक और चीज बनेगी भैया, हाइड्रोजन 2 हैं, एक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, जल। अब मैं देखता हूं मेरे पास क्या बनता है। तो भैया मेरे पास बनने वाला पदार्थ, वैसे तो पोटेशियम मेरे पास 4 थे, लेकिन 4 में से कितने खर्च कर लिए हैं, 2, तो पोटेशियम बचा है 2। क्रोमियम टोटल था 2, अभी भी 1 भी नहीं खर्च किया इसलिए 2। ऑक्सीजन टोटल था 4 दूना 8, और 8 में से मैंने देखो 4 दूना 8 थे, और 8 में से मैंने केवल 1 ऑक्सीजन खर्च किया है O के साथ, तो मेरे पास ऑक्सीजन कितना बचता है 7, K2Cr2O7। अगर आपसे पूछेगा ये कैसा पदार्थ है, तो ये भी बेटा नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, देखो इसको। सबसे पहला पदार्थ जिसका नाम है आयरन क्रोमाइट। देखो आयरन क्रोमाइड की अभिक्रिया करवानी है पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में ऑक्सीजन के थ्रू। बेटा जैसे अभिक्रिया कराओगे तो अभिक्रिया में ये वाला भाग इस भाग से अभिक्रिया करेगा। और थोड़ा सा ध्यान भी देना इस बात को, कैसा कि Cr2O4 कितनी बार है, 4 बार, और पोटेशियम कितनी बार है, 16 बार। तो हम एक काम कर सकते हैं इसमें से, देखो इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे, Fe को अगर 2 मिनट के लिए भूल जाओ तो बेटा 2 और 4 क्रोमियम में 2 और कॉमन कर सकते हो ना। अगर 2 को और कॉमन कर सकते हो तो बेटा 4 का यहां क्या कितना बन जाएगा, 8। ध्यान रखना यहां क्या बचेगा, Cr और O2 बनेगा। ऐसी कंडीशन पे एक काम कर लोगे आप, जितना भी पदार्थ आपके पास बच रहा है आप उसको यहां पे लिखोगे। देखो कैसे, 8 K2 है, कॉमन किया था तो यहां भी 8 हो गया था, 8 हो गया कॉमन, तो 8 के बाद बचा K2Cr और O2 बचना चाहिए। लेकिन अभी याद रखो ध्यान से थोड़ा सा, यहां भी ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है ना आपके पास, तो वो ऑक्सीजन जो है वो इस CrO2 के साथ जुड़कर इस O2 को कायम बदल देंगे O4 में। बचा हुआ आपके पास जो है एक तो CO3 बचता है, और इसके बाद आपके पास बचता है Fe और ऑक्सीजन के कुछ मोल, क्योंकि इनमें से कुछ मोल तो मैंने खर्च कर रखे हैं। किसके साथ, इस ऑक्सीजन के कुछ मोल खर्च कर रखे हैं मैंने, इस CrO2 जो था उसको देकर O4 बनाया था वहां। तो Fe जो है वो अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन से, तो Fe2O3 बनेगा।
और जो ये CO3 वाला पार्ट है ये बाकी के बचे हुए ऑक्सीजन को लेकर क्या बनाएगा, CO2। अब इन पदार्थों में ये पदार्थ तो गैस बनकर के उड़ गया, ये पदार्थ क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में मिलेगा और ये पदार्थ हमें मिलेगा विलयन के रूप में। तो हम इसको छानेंगे, ये गैस बन के उड़ गया, ये ठोस पदार्थ है, छानोगे तो ये ऊपर छन्नक पत्र में रह जाएगा और ये वाला पदार्थ नीचे घोल में आ जाएगा। इस घोल में आए हुए पदार्थ की अभिक्रिया हम कैसे कराएंगे, H2SO4 से कराएंगे। तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना, पोटेशियम वैसे तो आपके पास 8K2CrO4 बना है, लेकिन अभिक्रिया में मुझे 2 की जरूरत है, 2 यूज करो, इससे ज्यादा यूज ना करो। अभिक्रिया होगी तो 2 दूना 4 पोटेशियम थे, उसमें से 2 पोटेशियम SO4 के साथ अभिक्रिया करके K2SO4 बनाएंगे। थोड़ा सा और याद रखो, आखिरी चीज कठिन है थोड़ा सा। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 दूना 8, 8 में से 1 ऑक्सीजन निकाल के हाइड्रोजन को केवल देना है। अच्छा सोचो, 8 ऑक्सीजन में अगर 1 ऑक्सीजन निकाल के हाइड्रोजन को दोगे तो हाइड्रोजन का तो H2O बन जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन यहां कितने बचेंगे, 7। तो देखो K बचे 2 मैंने लिखा, क्रोमियम पर भी 2 गुना मैंने लिखा और ऑक्सीजन बचा था 7 मैंने उसको लिख दिया। हालांकि ये भी नारंगी ही रंग का होता है पदार्थ, लेकिन ये पदार्थ होता है क्रिस्टलीय ठोस। तो इस प्रकार से आप क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को बनाकर तैयार करेंगे। जहां रहेगी बात भौतिक गुण की, तो बेटा आप भौतिक गुण में भी यही लिखते कि ये पदार्थ कौन से रंग का है और किस अवस्था में पाया जाता है। हाँ, थोड़ा और भी मैं इसमें से अच्छा कर लेता हूं, इसी जगह मैं दूसरी इंफॉर्मेशन लिखे देता हूं कि ये पदार्थ जो है वो जल में घुलनशील है। और क्योंकि मैंने दोनों ही प्रॉपर्टी इसकी यही लिख रखी है, हम इसके भौतिक गुण अब नहीं लिखेंगे। अब रासायनिक गुण की बात आ जाए तो रासायनिक गुण में थोड़ी सी बातों का अच्छा ध्यान रखेंगे। अगर कभी भी हमसे कह दे पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन की क्रिया, देखो इसको समझो भैया, और इसको समझ डाला तो वैसे तो मैं क्या समझता हूं, समझने का तो एक ही अभिक्रिया समझनी है, सारी अभिक्रिया एक ही नियम से होनी है। कभी भी आपसे कह दे पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन की क्रिया करवानी है, आपको एक लाइन तो बिल्कुल समझ जाना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कैसा विलयन होना चाहिए, अम्लीय। देखो सोचो, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिख दो, Cr2O7। पूछता है अम्लीय विलयन, तो बेटा H2SO4 लिख दो। जानते हो अगर कभी किसी तीर के निशान के बाईं ओर अभिक्रिया में ये 2 पदार्थ लिखे हो तो भैया एक चीज बिल्कुल फिक्स है कि तीर के निशान के जो दाईं ओर है आप इन चीजों को लिखो। कहेगा सर जी कौन कौन सी चीजों को लिखें, एक तो K2SO4 को लिखो, एक लिखो Cr2SO4 का होल थ्राइस, और एक चीज लिखो H2O। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट करता हूं, आपके कोर्स में यही अभिक्रियाएं अगर आएंगी तो आएंगी। कैसा कहेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन से मतलब किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने के लिए कहेगा, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय का मतलब अम्ल के साथ बना हुआ विलयन की अभिक्रिया करवानी है। तो अगर बाय चांस कहीं धोखे से भी तुमको पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन से अभिक्रिया कह दे तो आपको लेफ्ट साइड पे K2Cr2O7 और H2SO4 को लिखना है, और जैसे ही लेफ्ट साइड पे ये लिखा हुआ दिखाई दे आपको राइट साइड पे K2SO4 लिखना है, Cr2SO4 का होल थ्राइस लिखना है और साथ में लिखना है H2O। अब कहेगा सर जी इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस बात को पहचानेंगे कि अगर इन 2 पदार्थों के साथ कोई तीसरा पदार्थ दे दिया जाए तो हम अभिक्रिया को कंप्लीट कैसे करें। तो समझो उधर की तरफ चलो किनारे, भैया ये जो एरिया है ये सबसे अच्छा एरिया है। अगर प्लस के निशान के पहले कार्बन को लिख दिया जाए, जानते हो आपको तीर के निशान के जस्ट बाद आपको क्या कर देना चाहिए, CO2। समझो बेटा पहला विक्रिया, जैसे मैंने फर्स्ट नंबर पे विक्रिया बताई, क्या होता है जब कार्बन की विक्रिया
पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन से होती है। तो तुमने पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन देखते ही वो 3 चीजें तो पहले से लिख देनी है, उस पर तो ध्यान ही मत देना, उसको पहले तुरंत उसको कंप्लीट करो। फिर मुझे पता चला अगर लेफ्ट पे कार्बन लिखा हो तो राइट पे क्या लिख देना है, CO2। भैया अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, इससे ज्यादा याद मत करना। और समझो एक बात को कि सर जी इसी बात को समझ के काम खत्म हो जाएगा, नहीं भैया एक और बात समझो। अगर कभी भी लेफ्ट साइड पे HI लिखा हुआ है तो राइट साइड पे आपको जानते हो क्या लिख देना है, I2। देखो कैसे लिख देना I2, समझते जाओ अभिक्रिया भी लिखते जाएं। देखो अगर हमारे पास कभी ऐसा लिख कर आ गया गलत लिख गया यार, इसको सही कर लेते हैं, HI प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4, जैसे ऐसा लिखा दिखाई दे आप इसको बाद में ध्यान देना। आप सबसे पहले तो इस बात को ध्यान दो, अगर तीर के निशान के बाईं ओर अगर ये 2 अवयव लिखते हैं तो तीर के निशान के दाईं ओर हमें क्या लिखना है, तो तीर के निशान के दाईं ओर एक तो K2SO4 लिखना है, दूसरा Cr2SO4 का होल थ्राइस लिखना है, और तीसरा क्या लिखना है, H2O। अब बात आती है सर जी ये 2 पदार्थ को देखकर तो मैंने वो 3 पदार्थ लिख दिए, इसको देखकर क्या लिखें, तो देखो इसका नियम तो ऊपर लिखा है, HI की जगह पर क्या लिख देना है, I2 प्लस I2 कर दो। अब ये मत पूछ लेना कभी भी हमसे कि सर जी अगर यहां HBr लिखा होता तो हम क्या लिखते जाके आगे, Br2। नहीं समझ पा रहे हो, और समझोगे भी, परेशान ना हो। अगर HCl लिखा हो तो तुमको क्या लिख देना चाहिए, क्या अभिक्रिया लिख कर दिखाएं Cl2Br2 वाले की, का समझ जाओगे, जबरदस्ती समझ जाओगे, ठीक है भैया। अच्छा समझो अगर KI लिखा होता लेफ्ट पे, जानते हो राइट पे क्या लिखना था तुमको I2 केवल लिख देना था। कहेगा सर जी फिर K कहां चला गया, K को कौन उठा करके ले गया, तो तुम तुरंत बताओ, K लिखा तो है K2SO4, नहीं समझ पा रहे हो, तो K लिखना ही नहीं है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि KBr लिखा होगा तो अभिक्रिया पर क्या करना है, Br2 केवल लिख के लिखा चले आना है, K की जगह पर तो उसने लिख ही रखा है, K को काहे में चेंज कर दो, K2SO4 में। क्या KCl वाला भी निपटा पाओगे, ठीक है। एक और चीज याद रखो भैया, अगर फॉस्फोरस लिखा है तो फॉस्फोरस को या तो आप P2O5 लिख दें, और या तो मैं कहता हूं सबसे अच्छा काम करो H3PO4 लिख दो। कहेगा सर जी ये भी अभिक्रिया लिख के दिखा दो, बिल्कुल लिखे देते हैं। देखो अभिक्रिया थर्ड पार्ट पे जैसे क्या लिखा है, कहता है फॉस्फोरस की आपको अभिक्रिया करवानी है पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन से। और बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन से अगर अभिक्रिया करवानी है तो जैसे ही 2 अवयवों को मैंने देखा लेफ्ट पे, राइट पे भैया मैं वो 3 अवयव तो पहले से लिख देने वाला हूं। कौन कौन से राइट में 3 अवयव लिख दें, K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस और प्लस H2O। जानते हो आपने P4 अगर लिखा है लेफ्ट पे तो P4 को राइट पे कैसा लिख देना चाहिए, H3PO4। अब कुछ बातें ये भी समझ लो, आखिर C लिखा हो तो रट के रखें क्या, इसको लिख दो। तो बेटा कुछ चीजें ध्यान रखो, कार्बन का जब ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड का जब ऑक्सीकरण होता है तो आयोडीन बनता है, फास्फोरस का जब ऑक्सीकरण होता है तो वो फास्फोरिक अम्ल में बदलता है। ये कुछ बातें अगर कहोगे तो बेटा इसके पहले भी मैंने एक क्लास में बताई थी, अगर आपको याद होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ते समय, या सल्फ्यूरिक अम्ल के जब हमने रासायनिक गुण पढ़े थे, एक जगह और इनका यूज में आया था, अगर आप याद करोगे, नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रियाएं पढ़ी थी। ध्यान से भी देखोगे, गर्म और सांद्र अवस्था में, गर्म और तनु अवस्था में, ठंडा और सांद्र अवस्था में, ठंडा और तनु अवस्था में, वहां भी आपको मिली थी। तो तीसरी बार मेरा जो अंदाजा है, तीसरी बार हम इन अभिक्रियाओं से मिल रहे हैं।
अगर ठीक ठाक रहा तो चौथी बार भी इसी चैप्टर में ऐसे ही पैटर्न पर लिखी गई अभिक्रियाओं को से मिलेंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, जान पा रहे हो। एक और चीज देखो ध्यान रखना है, कहेगा सर जी अब कौन सी चीज, चौथा नंबर है बेटा, इसको चौथा नंबर कर देना। अगर K2 Cr2O7 और H2SO4 के अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ लिखा ही ना हो, समझ गए ना, दूसरा कुछ दे ही ना, तो फिर एक काम कर दो, K2SO4 लिख देना, Cr2SO4 का होल थ्राइस लिखने से पहले CrO5 लिख देना और H2O लिखकर चले आना। इसमें ज्यादा चेंजमेंट मत करना। अगर कोई भी अतिरिक्त पदार्थ नहीं लिखा है तो, अब जैसे इसी के साथ कोई तीसरा पदार्थ लिखा होता तो हम उसको चेंज करते, दो ही पदार्थों पर था, तो फिर ध्यान रखो कि क्रोमियम को चेंज कर देता है ब्लू क्रोमेट में, इसका नाम है ब्लू क्रोमेट में। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं को भैया आप करोगे। अच्छा जानते हो एक और चीज, अगर आपके पास यही लेफ्ट साइड पे सल्फर लिखा होता किसी अभिक्रिया में, या तो आप उसे SO2 में चेंज करते या आप उसे चेंज कर देते H2SO4 में। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसमें तो लेफ्ट साइड पे H2SO4 लिखा है, तो राइट पे H2SO4 लिखने का कोई अर्थ नहीं है, तो इसे केवल और केवल काहे में चेंज करना है, SO2 में। अदर रूल उठा के देखोगे तो H2SO4 भी लिखा होगा, लेकिन इस अभिक्रिया में H2SO4 मत करना। सुनो जरा क्यों ना करना, इसको भी पहचानना, थोड़ी देर के लिए समझो। यहां सल्फर लिखा होता तो आप सल्फर को क्या लिखते, या तो SO2 या तो H2SO4। आपको लगता है हम H2SO2 नहीं लिखने वाले, H2SO4 लिखेंगे, तो बेटा अगर H2SO4 यहां लिख देते तो यहां भी तो H2SO4 लिखा था, तो बात तो वही हो जाती सेम। H2SO4 से H2SO4 थोड़ी बनाएंगे। तो इस दौरान अभिक्रिया में हमें क्या लिखना चाहिए, SO2। और बेटा इससे ऊपर अभिक्रियाएं भी नहीं पूछता, जितनी है आप इन्हीं में से बना सकते हो। हाँ एक यार और भूल गया मैं, ये भी अभिक्रिया बहुत पूछी गई है। कहता सर जी अगर हमें FeSO4 मिल गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इस प्रक्रम में तो बिल्कुल मैं इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता हूं, Fe2SO4 का होल थ्राइस, और ये अभिक्रिया भी लिखेंगे। आखिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन क्यों गया, इसको अभिक्रिया में लिखेंगे कैसे, अगर FeSO4 के साथ लिखा जाए K2Cr2O7 और H2SO4 को, देखो बेटा पहले तो ये दो अवयव लिखें, इन दो को मैं देखते ही समझ गया कि मुझे तीन अवयव उधर छाप लेने हैं। पहला K2SO4, दूसरा Cr2SO4 का होल थ्राइस, और बेटा तीसरा पदार्थ मैं नीचे की ओर देखो लिख रहा हूं, जल। जानते हो अब हम बात करेंगे इस पर, अगर लेफ्ट पे FeSO4 लिखा है तो राइट पे क्या लिख देना चाहिए, आप कहोगे सर जी राइट पे लिखोगे आप Fe2SO4 का होल थ्राइस। और भी ऐसे रासायनिक गुण कैसे कि भैया वो हमने HI से बताया है वो KI का पूछ लेगा, हमने HI से बताया वो HCl का पूछ लेगा। तो जब ऐसा कभी चेंज करेगा तो उसको आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो ध्यान रखोगे, इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं, इसके उपयोग और बचे उनको भी पढ़ेंगे। तो बेटा उपयोग पढ़ लेते हैं फोटोग्राफी में। हालांकि ये वाली फोटोग्राफी अब होती भी नहीं है, तब फोटोग्राफिक कैमरे पर क्या होता था, एक रील लगती थी, वो डार्क ब्राउन कलर की रील हुआ करती थी और उस पर फोटो को कैप्चर किया जाता था। तो उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट के लेप का प्रयोग करते थे। हालांकि ये फोटोग्राफी पूरी तरीके से बंद है और आपके जो नए कैमरे भी हैं ये मेमोरी कार्ड पर उस पर चलते हैं। और रील में एक खराबी भी थी कि एक बार फोटो खींच जाता था रील बेकार हो जाता था, वो वाला चेंज करो। एक रील में ऐसे मुझे याद है 40-36 फोटो आते थे ऐसे कुछ। अब मेमोरी पे चलता है, एक ही मेमोरी पर आप लगातार फोटो खींच सकते हो। तो जब फोटोग्राफी प्लेट बनती थी, रील बनती थी, उस पर पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन लगाया जाया करता था। कहता है रंजक के रूप में, कलर के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। कहता है ऑक्सीकरक, ये तो बिल्कुल याद रखना।
आपने जितने भी पदार्थों को देखा, आपने मैंने एक लाइन बताई थी, शायद तुम्हें याद होगी, 2 मिनट पहले की बात है। अगर कभी याद ना आए तो इसको वीडियो को 2 मिनट पहले कर लेना, वहां सुनना जाके। ये पदार्थ कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण करा देते हैं। कौन से पदार्थ? यही तो थे। अर्थात ये पदार्थों का क्या करा देता है? ऑक्सीकरण। इसलिए इसको क्या कहा जा सकता है? ऑक्सीकरण। 2 चीजें और अपने यहां डिमांड में रहती हैं, जिसको मैंने बहुत ज्यादा देखा है डिमांड में। पहला चीज, सर जी एक पदार्थ है CrO4 डबल माइनस चार्ज। कहोगे सर जी ऐसा तो सूत्र हमने पढ़ा नहीं। पढ़ा था तुमने, देखो क्या K2CrO4 पढ़ा था प्रयोगशाला विधि में जब बना रहे थे हम लोग। लेकिन हम लोगों से संरचना सूत्र किसका मांगेगा? CrO4 से। वो K हटाए इसलिए निगेटिव चार्ज बना लिया। एक और चीज का, हाँ सर जी ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, लेकिन पोटेशियम हटाएगा पॉजिटिव चार्ज लेके, तो इस पर कैसा चार्ज लगेगा? निगेटिव। इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूले बहुत पूछते हैं, तो ध्यान रखो। ना समझ में आए भैया तुरंत बताना। कितना माइनस चार्ज है? डबल माइनस चार्ज है, ध्यान रखना। क्रोमियम बीच में है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4, 1 2 3 और 4। कहोगे सर जी बिल्कुल सूत्र आसान है, 1 मिनट में समझ गए। अब समझो इस बात को, यहां पर सबसे ज्यादा दिमाग का यूज है, और यहां ना कर पाए तो फिर तो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से। माइनस चार्ज 2 का मतलब है ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? ग्रहण। कोई बच्चा ऐसा भी सोचता है क्रोमियम ने किया होगा। भैया क्रोमियम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की, इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम क्रोमियम का यहां नहीं बल्कि किसका है? ऑक्सीजन का। इनमें से कोई 2 ऑक्सीजन को आप इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा दीजिए, चाहे ऊपर और नीचे वालों को करवा दो और चाहे बाएं और दाएं वालों, जहां कहो उसको हम लिख दें, जो तुम कहो उससे कर दें। कहां वाले ऑक्सीजन को निगेटिव चार्ज दे दें? नीचे वालों को। इनको निगेटिव चार्ज, इनको निगेटिव चार्ज, तभी तो 2 निगेटिव चार्ज कंप्लीट होंगे। सोचो ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में, थोड़ी देर बाद, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। 6 में से इसने 1 ग्रहण कर लिया, कितने हो गए? ऑक्सीजन के पास 7। अगर इसके पास ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 1। इसके भी पास यही है, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 ग्रहण कर लिया, 7 हो गए, तो बॉन्ड कितने बनाएगा? 1। हमने कहा तुम्हारा क्या है? कहता है लास्ट कक्षा में 6 होते हैं, हमने इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण नहीं किए। तो हमने कहा तुम्हारा क्या हुआ? कहता है 6 हैं, 2 बॉन्ड बनाएंगे ताकि अष्टक तो कंप्लीट हो सके। अब क्या ये बात जान पा रहे हो इनमें सिंगल बॉन्ड से केवल काम क्यों चला? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7वां ग्रहण करके निकाल लिया है, तो बॉन्ड केवल कितना बनाने की जरूरत है? 1। इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 भी नहीं ग्रहण किया, तो बॉन्ड कितना बनाएगा? 2, 8 बनाने के लिए। तो यही काम तो यार ये भी करेगा। ये हो गया क्रोमेट आयन का फॉर्मूला। लेकिन कभी कभी किताबों में डबल बॉन्ड ऊपर और नीचे लगा हुआ है, इधर सिंगल बॉन्ड लगा है, तो मैं यहां भी सिंगल बॉन्ड यूज कर सकता हूं, लेकिन अब निगेटिव चार्ज फिर इन पर आ जाएगा। इसको मत लेके परेशान होना सर जी अब हमारा क्या होगा? अब तो बिगड़ गया, पूरा बर्बाद हो गया। कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। सुनो, अब आ जाते हैं डाइक्रोमेट आयन पर। अच्छा, इसको बनाने के भी तरीके थोड़े से, हालांकि जब तक आप इसको अच्छे ढंग से नहीं जानते आप बना भी नहीं पाओगे, लेकिन ये थोड़ा सा याद रखेंगे। क्रोमियम कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 7। तो भैया पहला क्रोमियम यहां, दूसरा क्रोमियम यहां, थोड़ा सा दूर रख लेते हैं। ये चित्र, भैया चित्र ही बना रहे हैं तो अच्छा बना लेते हैं। पहला क्रोमियम, दूसरा क्रोमियम। 2 क्रोमियम के पास ऑक्सीजन 7 है, तो मैं क्या कहता हूं 3 पहले दे देते हैं। 3 इसके पास ऑक्सीजन और 3 इसके पास ऑक्सीजन। क्या सर 3 दे दिए तो 6 तो ऐसे कंप्लीट हो गए। 7वां बचा, दोनों के कहां रख देते हैं? बीच में। देखो ये बताओ, तुम तो ये जानते थे अच्छे तरीके से, ऑक्सीजन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड 2 बनाता है। देखो कैसे बनाएगा। क्या ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड कंप्लीट हैं? हाँ, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड कंप्लीट हैं, 2 बॉन्ड कंप्लीट हैं। खूब खुश हो, लेकिन जानते हो गड़बड़ होने वाला है अभी।
दो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी तो किए थे, तो मैंने माना कि ये ऑक्सीजन ने ग्रहण किया था, ये ऑक्सीजन ने ग्रहण किया था। सोचो अगर इन्होंने अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे तो बॉन्ड क्या अब ये दो बना सकते हैं? अब तो बनाने की क्षमता नहीं रहेगी, क्योंकि इसने तो एक ग्रहण कर लिया है। तो अब बॉन्ड ये कितना बनाएगा? एक। इस बात से मत घबराना कि हमारी किताब में ये माइनस चार्ज वाला नीचे की ओर बना था। तो भैया अगर ये माइनस चार्ज वाला नीचे की ओर बना था तो सिंगल बॉन्ड भी नीचे वाले पर ही लगा होगा, जिस पर माइनस चार्ज उसी को सिंगल बॉन्ड, और इसके पास माइनस चार्ज नहीं, उसके पास कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। तो क्या समझ पा रहे हो दोनों का स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता मैंने क्या बताया, यूज याद कर सकते हो आप, लेकिन ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे, मेनली स्ट्रक्चर पर, और वो जो रासायनिक गुण मैंने लिखा है उस पर मेनली ध्यान देना है। तो एक काम करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं, बाकी का जो स्टडी रहेगा भैया वो नेक्स्ट क्लास पे रहेगा।